हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे के सारे 2 अंकों वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप डेफिनेट रूप से मान के चलिए कि आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 अंकों वाले क्वेश्चन, उसके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहुभ्रूणता क्या होती है। बहुभ्रूणता जिसको कि हम पॉलीएम्ब्रियनी बोलते हैं। तो बहुभ्रूणता की अगर हम बात करते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बहुभ्रूणता मतलब भ्रूण के बनने की क्रिया है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि भ्रूण का जो विकास होता है किसके अंदर होता है, बीज के अंदर होता है। तो मान लीजिए अगर एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। एक हमारे पास केवल बीज है, कितने बीज है, केवल एक हमारे पास बीज है, और इस एक ही बीज से मान लीजिए एक से अधिक, एक ही बीज से एक से अधिक अगर मान लीजिए भ्रूण बन जाते हैं, एक से अधिक, तो एक बीज से अगर एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं या पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी की अगर हम बात करते हैं या बहुभ्रूणता की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली यह नींबू जाति के पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बहुभ्रूणता जो है नींबू जाति के पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नींबू में। इसके अलावा आप देखेंगे धान और गेहूं में, किसमें, धान और गेहूं में भी आपको बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ कोनीफर्स होते हैं। कोनीफर्स मतलब कुछ शंकुरूपी पादप होते हैं। शंकुरूपी पादप मतलब शंकु के आकार के कुछ पादप होते हैं, शंकुरूपी पादप, जिनको हम कोनीफर्स बोलते हैं। तो कोनीफर्स जो भी होते हैं इनके अंदर भी आप देखेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी कुछ पौधों के अंदर देखने को मिलती है। यानी सिंपल सी बात है कि आपको यह समझ में आ गया कि बहुभ्रूणता क्या है। तो अगर एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो अगर डेवलप हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नींबू, कोनीफर्स, धान और गेहूं। ये एग्जाम्पल आपको माइंड में सेट करके रखना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होती है, क्या ऐसा कारण होता है कि बहुभ्रूणता जो है उत्पन्न हो जाती है। इसके 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। किसी भी बीजांड के अंदर आपको पता है कि क्या उपस्थित होता है, भ्रूण कोष उपस्थित होता है। बीजांड के अंदर एक धसी हुई संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोष यानी कि मादा युग्मकोद्भिद या आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। तो बीजांड के अंदर अगर मान लीजिए, बीजांड के अंदर मान लीजिए जो हमारा अंड है या आप कह सकते हैं जो भ्रूण कोष है वो एक से अधिक डेवलप हो जाएं, एक से अधिक भ्रूण कोष डेवलप हो जाएं, और इसके अलावा जितने भी अंड कोशिकाएं बने हैं सभी के सभी क्या हो जाएं, निषेचित हो जाएं। तो अगर सभी जितने मान लीजिए भ्रूण बने हैं, जितने भ्रूण कोष बने हैं उनके अंदर क्या होगा, अंड कोशिका होगी। तो मान लीजिए अगर एक बीजांड के अंदर अगर मान लीजिए 3 बन गए हैं अंड कोशिका, तो एक बीजांड के अंदर मान लीजिए अगर 3 भ्रूण कोष हैं तो तीनों भ्रूण कोष के अंदर आप देखेंगे कि एक एक अंड कोशिका होगी। तो 3 जगह निषेचन जब होगा तो यानी 3 भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बीजांड के अंदर 2 या 2 से अधिक मान लीजिए भ्रूण कोष बन जाते हैं तो उनके अंदर अंड कोशिकाएं भी 2 या 2 से अधिक बन जाएगी। तो इस प्रकार से सभी के सभी अंड कोशिकाएं निषेचित हो जाएगी और एक ही बीज से आप देखेंगे कई सारे भ्रूण जो है डेवलप हो जाएंगे। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जाइगोट जो हमारा बनता है, निषेचन के बाद जो हमारा जाइगोट बनता है यानी कि जो हमारा युग्मनज बनता है वो अगर मान लीजिए विभाजित हो जाता है। आपको पता है कि जाइगोट बनने के बाद फिर क्या बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो अगर मान लीजिए जाइगोट किसी कारणवश 2 या 3 भागों में डिवाइड हो गया है तो सभी डिवाइड हुए जाइगोट क्या करेंगे, एक नए नए भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुभ्रूणता की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो दोनों कारण आपको याद रखना है कि बहुभ्रूणता की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो किसी भी बीजांड के अंदर अगर मान लीजिए अंड कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक बन जाती है या 1 से अधिक बन जाती है और सभी के सभी अंड कोशिकाएं अगर निषेचित हो जाती है तब ऐसा होता है। या कि इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर जाइगोट किसी कारणवश विभाजित हो जाता है तो भी इससे बहुभ्रूणता की स्थिति जो है उत्पन्न हो सकती है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुभ्रूणता का मतलब है कि एक ही बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाना। इन एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, नींबू, कोनीफर्स, इसके अलावा धान व गेहूं। चलिए पहले क्वेश्चन के जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक स्पष्ट एवं स्वच्छ चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय व 8
केंद्र की अवस्था की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां पे आपसे एक भ्रूण कोश की संरचना पूछा गया है। भ्रूण कोश यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद। ठीक, तो मादा युग्मकोद्भिद का दूसरा नाम क्या है, मादा युग्मकोद्भिद को हम क्या बोलते हैं, जो मादा युग्मकोद्भिद है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश। तो यहां पे आपसे भ्रूण कोश की संरचना पूछी गई है, क्योंकि भ्रूण कोश की संरचना आपने देखा है कि उसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पेशली जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश होता है उसमें कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय होता है। एक भ्रूण कोश की संरचना के अंदर आपको 7 कोशिकाएं नजर आएगी और 8 केंद्रक नजर आते हैं। चलिए इसकी संरचना को जल्दी जल्दी समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे किसी भ्रूण कोश की संरचना में तो इस प्रकार से आपको ऊपर की साइड जो है 3 कोशिकाएं नजर आती है और इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं आप बोल सकते हैं। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक, तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक, तो पहली जो हमारी कोशिकाएं हैं वो है एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो भ्रूण कोश की संरचना में आपको सबसे पहले एंटीपोडल सेल बना देना है। इनकी संख्या कितनी होती है, 3। तीनों कोशिकाओं के अंदर एक एक केंद्रक भी उपस्थित होता है, यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे बीच में यहां पे 2 केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, बीच में यहां पे क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। बीच में यहां पे 2 केंद्रक होते हैं और इन दोनों ही केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, इन केंद्रक को हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ध्रुव केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुव केंद्रक। या इनको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या लिख सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, पोलर न्यूक्लियाई या इनको हम ध्रुव केंद्रक बोलते हैं। फिर नीचे साइड आएंगे आप तो नीचे साइड आपको इस प्रकार से किनारे किनारे 2 कोशिकाएं नजर आएगी। ठीक, और इन दोनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका या आप सहायक कोशिका भी कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक, सहायक कोशिका या इनको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिनर्गिड सेल। इनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्गिड सेल। ठीक, इनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल। ठीक, तो सहायक कोशिकाएं या सिनर्गिड सेल इनको हम बोलते हैं। और इनके जस्ट ऊपर एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनके ऊपर जस्ट एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। इसको हम अंड कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंड कोशिका या आप लिख सकते हैं इंग्लिश में एग सेल। अंड कोशिका या एग सेल। ठीक, तो ये वाली जो सेल होती है जो कि बड़ी होती है, इन 2 कोशिकाओं से जो बड़ी होती है इनको हम बोलते हैं क्या, एग सेल। ये वाली जो हमारी कोशिका है इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल। ठीक, और नीचे साइड जो हमने ग्रीन कलर से शो कर रखा है ये दोनों कोशिकाएं कहलाती है सहायक कोशिका या इनको हम बोलते हैं सिनर्गिड सेल। और ये जो पूरी की पूरी जो बीच वाली सेल आपको दिखाई दे रही है, इस बीच वाली सेल को हम बोलते हैं क्या, केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं, इस बीच वाली सेल को हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। ठीक, केंद्रीय कोशिका को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल सेल। क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। ठीक, तो ये पूरी की पूरी आपको 7 कोशिकाएं नजर आ रही है किसी भी भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, तो जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद है या आप कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स है या जो भ्रूण कोश की संरचना होती है इसमें 7 कोशिकाएं नजर आती है। 7 कोशिकाएं सबसे पहले आपको गिनना है तो ऊपर साइड 3 कोशिकाएं होती है, 1 2 3, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो गई। एक बीच में होती है केंद्रीय कोशिका तो टोटल 4 कोशिकाएं हो गई। फिर एक होती है हमारी अंड कोशिका तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 5। और 2 कोशिकाएं होती है हमारी सहायक कोशिका तो सहायक कोशिकाएं कितनी है, 2 है। मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 7। तो आप देखेंगे एक परिपक्व भ्रूण कोश के अंदर यानी एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर 7 कोशिकाएं नजर आती है। कितनी कोशिकाएं आपको दिखाई देगी, 7 सेल आपको दिखाई देंगे। ठीक, वहीं अगर हम केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक आप क्या देखेंगे, केंद्रक में आप देखेंगे 8 केंद्रक आपको नजर आएंगे। कितने केंद्रक, 8 केंद्रक। 3 केंद्रक ऊपर की तीनों कोशिकाओं के अंदर है। ठीक, 3 हो गए। बीच में ये 2 केंद्रक हैं येलो कलर से, 3 2 5 हो गए। एक अंड कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित है, 6 हो गया। और एक हमारा ये हो गया 7 और एक हमारा ये हो गया 8।
ठीक। तो इस प्रकार से 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है। 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं। तो किसी भी भ्रूण कोश की संरचना के अंदर या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के अंदर आपको 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक नजर आते हैं। आप आसानी से देख भी सकते हैं। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। एक है प्रतिमुखी कोशिकाएं जिनकी संख्या होती है 3, फिर बीच वाली जो बड़ी कोशिका इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, और नीचे की जो बड़ी वाली कोशिका इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल बोलते हैं इसे हम, और जो ग्रीन कलर से 2 कोशिकाएं हैं इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं यानी कि सिनरगिड सेल। इन सिनरगिड सेल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे बुल्ली फार्म कोशिकाएं होती है। सबसे पहले पोलन ट्यूब जब आती है, पराग नलिका आती है, तो यहीं से प्रवेश करती है सहायक कोशिकाओं से होती हुई। ठीक, चलिए तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिपक्व परागकण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पोलन ग्रैंड की जो स्ट्रक्चर है इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो पोलन ग्रैंड की जो स्ट्रक्चर होती है इसमें हमको 2 लेयर दिखाई देती है, एक बाहरी लेयर होती है और एक आंतरिक लेयर होती है। ठीक, तो बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बाहर वाली जो लेयर होती है, इस बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, बाहर वाली जो हमारी लेयर होती है, इस बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। ठीक, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारी परागकण है, परागकण में 2 भित्तियां आपको नजर आएगी। एक भित्ति होगी बाह्य भित्ति जिसको हम बोलते हैं बाह्य चोल, या इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आप एक्साइन। क्या लिख सकते हैं, इसको आप एक्साइन लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्साइन या बाह्य चोल होती है। ठीक, परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है। फिर परागकण की जो आंतरिक वाली भित्ति है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतःचोल। ठीक, तो इसको हम अंतःचोल बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक, तो इंटाइन या अंतःचोल। ये जो हमारी बाहरी वाली भित्ति आपको नजर आएगी ना, बाहरी वाली भित्ति में क्या होता है, इस प्रकार से कांटेनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से बाहरी वाली भित्ति में आपको इस प्रकार संरचना दिखाई देगी, और यहां पे बीच बीच में धसी हुई संरचनाएं नजर आएगी जिनको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार से धसी हुई संरचनाओं को, इनको हम बोलेंगे जर्मपोर। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे जर्मपोर। ठीक, तो जहां जहां पे आपको इस प्रकार से धसी हुई संरचना दिखाई देगी इसको हम क्या बोलेंगे, या छिद्र दिखाई देगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि बीच बीच में छिद्र दिखाई देगा बाह्य चोल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। ठीक, चलिए अब ये जो पूरा का पूरा हमारा आंतरिक भित्ति है, यानी जो हमारा इंटाइन है, इंटाइन के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इंटाइन के पूरे इंटाइन के अंदर आप देखेंगे इस प्रकार से साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव जो है क्या होगा, कोशिका द्रव जो है इनके अंदर भरा होगा। ठीक, तो ये भर गया कोशिका द्रव, और फिर इस कोशिका द्रव्य के अंदर आप देखेंगे एक अगुणित केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, एक कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित केंद्रक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य के अंदर एक अगुणित क्या होता है, केंद्रक आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका क्या, कोशिका द्रव्य हो गया। ये आपका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म यानी आपका कोशिका द्रव्य हो गया। ये कोशिका द्रव्य हो गया आपका। ठीक, इसके अलावा आपका ये हो गया केंद्रक। ये क्या हो गया आपका, केंद्रक हो गया। तो इसका नाम आप लिख लेंगे केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो ये आपका हो गया केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी पोलन ग्रैंड यानी कि लघु बीजाणु या परागकण की संरचना में 2 भित्तियां हमको नजर आती है। बाह्य भित्ति बाह्य चोल या एक्साइन कहलाती है, आंतरिक भित्ति अंतःचोल या इंटाइन कहलाती है। पूरे के पूरे आंतरिक भित्ति के अंदर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है। इस कोशिका द्रव्य में एक हेप्लॉइड यानी कि अगुणित केंद्रक जो है उपस्थित होता है। बाहर वाली जो हमारी एक्साइन है यानी जो बाह्य चोल होती है, इसमें जगह जगह छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो परागकण की बाह्य भित्ति होती है, ये वाली जो बाह्य भित्ति होती है किसकी बनी होती है, ये वाली भित्ति बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्पोरोपोलेनिन। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो आपके एग्जाम में क्या पूछी जाएगी कि परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती क्या है और किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है बाह्य चोल, और अगर आपसे पूछे कि परागकण की बाहरी भित्ति बनी किसकी होती है तो आपको लिखना है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक, और अगर आपसे पूछ दे कि परागकण की जो आंतरिक भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की और पेक्टिन की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की।
सेल्यूलोज और पेक्टिन आपको पता है क्या होते हैं, ये जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु होते हैं पूरे के पूरे। पेक्टिन और सेल्यूलोज, ये क्या है? पेक्टिन और सेल्यूलोज, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणु होते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड के सबसे बढ़िया एग्जांपल हैं। ठीक, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि परागकण की जो संरचना है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर परागकण की संरचना का अध्ययन करते हैं तो टू स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पेलिनोलॉजी। ठीक, तो परागकण की जो स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, पेलिनोलॉजी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। परागकण की संरचना का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेलिनोलॉजी। तो परागकण से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखना है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। परागकण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? तो बाह्यचोल या एक्जाइन कहलाती है। परागकण की बाहरी भित्ति किसकी बनी होती है? तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। परागकण की आंतरिक भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको बताना है किसकी बनी होती है परागकण की आंतरिक भित्ति? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक, तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एक परिपक्व परागकण यानी कि पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु की संरचना का। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन क्या होता है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है। ठीक, तो ये ऑलरेडी आप लोग डबल फर्टिलाइजेशन में हमने आपको पढ़ाया था। तो ट्रिपल फिजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब दूसरा नरयुग्मक, कौन सा नरयुग्मक? दूसरा नरयुग्मक। देखिए, जब कोई भी परागकण कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र में जाकर के पहुंचता है, जिस क्रिया को आप परागण बोलते हैं या पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जब परागकण वर्तिकाग्र की सतह पे जाके गिरते हैं, वहां पे ये धीरे धीरे अंकुरित होने लग जाते हैं। तो जैसे ही परागकण अंकुरित होने लग जाता है, उसमें आप देखेंगे नीचे साइड से एक पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब जो है विकसित हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलन ट्यूब जो है विकसित हो जाती है। अब इस पोलन ट्यूब में आप देखेंगे कि परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो दो नरयुग्मक का निर्माण करता है। तो परागकण जब अंकुरित होकर के दो नरयुग्मक का निर्माण करता है तो उसमें से पहला नरयुग्मक क्या करेगा? आपने इस प्रकार से भ्रूणकोश की संरचना देखी, जिसमें इस प्रकार से केंद्रक होते हैं और इस प्रकार नीचे अंड कोशिका होती थी यहां पे। ठीक, इस प्रकार से यह भ्रूणकोश की संरचना आपने अभी देखी है। ठीक, तो आपने देखा भ्रूणकोश की संरचना में कि 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं, जिसमें से एक कोशिका होती है ये वाली अंड कोशिका। ये वाली कोशिका कौन सी होती है? एक सेल होती है। ये होती है एक सेल आपकी। ठीक, तो जो दूसरा नरयुग्मक है, यानी 2 नरयुग्मक बनेंगे पराग नलिका के अंदर, 2 नरयुग्मक बनेंगे। तो पहला नरयुग्मक क्या करेगा? मान लीजिए यहां से, मान लीजिए ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक, अब इस वर्तिकाग्र से मान लीजिए क्या हुआ? इस वर्तिकाग्र पे आकर के परागकण यहां पे इकट्ठा हुए। परागकण क्या हुए? यहां पे आकर के इकट्ठा हुए। अब जब परागकण अंकुरित होने लगा तो इसमें से यहां से क्या बनेगी? एक पोलन ट्यूब विकसित हो जाएगी। क्या विकसित हो जाएगी? इस प्रकार से एक पराग नलिका जो है विकसित हो जाएगी। अब इस पराग नलिका के अंदर आप देखेंगे कि 2 नरयुग्मक बनेंगे। कितने नरयुग्मक बनेंगे? इस पराग नलिका के अंदर 2 नरयुग्मक बनेंगे। एक नरयुग्मक ये बना और एक नरयुग्मक ये। तो 2 नरयुग्मक, जिसमें एक को हमने बोला पहला नरयुग्मक और दूसरे को हमने बोला दूसरा नरयुग्मक। तो कोई भी आवृत्तबीजी पादप है उसमें 2 बार निषेचन होता है। एक बार निषेचन कब होगा? ये जो पहला नरयुग्मक आ रहा है, पहला नरयुग्मक आएगा और जैसे ही एंट्री मारेगा किसके अंदर? भ्रूणकोश की संरचना के अंदर। तो ये जो हमारा पहला नरयुग्मक है, जो हमारा पहला वाला नरयुग्मक है, ये हमारा पहला नरयुग्मक जो है, ये जो हमारा पहला नरयुग्मक है, आगे वाला जो हमारा पहला नरयुग्मक है, ये पहला नरयुग्मक क्या करेगा? ये आगे आएगा, ये और ये दूसरा नरयुग्मक। तो पहला नरयुग्मक ये कहां जाएगा? भ्रूणकोश के अंदर, और ये इस अंड कोशिका से जाकर के क्या करेगा? क्रिया कर लेगा। यानी अंड कोशिका के केंद्रक से क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा। तो सीधी सी बात है, जो पहला नरयुग्मक है ये अंड कोशिका से क्रिया करता है, जिस क्रिया को हम बोलते हैं सत्य निषेचन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? सत्य निषेचन बोलते हैं। और जो हमारा दूसरा नरयुग्मक है, ये जो हमारा पहला नरयुग्मक था, इसने तो क्या किया भैया? अंड कोशिका के साथ क्रिया कर लिया और इस प्रकार से क्या बना लेगा? यहां पे इस प्रकार से क्रिया करके जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा? इस प्रकार से क्रिया करके जाइगोट बना लेगा। लेकिन ये जो हमारा दूसरा नरयुग्मक बचा है ना, ये दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा? ये अंदर पहुंचेगा और ये इस द्वितीयक केंद्रक से, ये जो 2 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, जो केंद्रीय कोशिका का 2 केंद्रक होता है, जिनको कि आपने ध्रुव केंद्रक नाम लिखा था, इस ध्रुव केंद्रक को हम द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा दूसरा नरयुग्मक है, दूसरा नरयुग्मक जाएगा और इस द्वितीयक केंद्रक के साथ, इसमें 2 केंद्रक हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो दूसरा नरयुग्मक है हमारा,
ये जाएगा और द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा और इसी क्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक, तो जो दूसरा नरयुग्मक होता है, ये दूसरा नरयुग्मक जब क्रिया करता है किसके साथ, दूसरा नरयुग्मक जब क्रिया करता है किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ। किसके साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या करता है, एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। ये क्या करता है, एक इस प्रकार से त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। ये एक ट्रिप्लॉइड संरचना का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जो आपका नरयुग्मक होता है ये कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। जो आपका दूसरा नरयुग्मक है, जो आपका दूसरा नरयुग्मक है ये क्या होता है, ये होता है आपका हेप्लॉइड यानी कि अगुणित। और जो आपका द्वितीयक केंद्रक है इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं, तो ये हो गया आपका डिप्लॉइड यानी 2n। और जब एक डिप्लॉइड और एक हेप्लॉइड और मिल जाएंगे तो अगली जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, ट्रिप्लॉइड बनेगी यानी कि त्रिगुणित बनेगी। ठीक, तो जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है और इस त्रिगुणित संरचना को हम क्या बोलते हैं, PEN। ठीक, मतलब इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या आप हिंदी से लिख सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, या इसको आप इंग्लिश से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है PEN। ठीक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है त्रिसंलयन की, आपको लिखना है कि जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है जिसको कि हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या, त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फिजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फिजन। तो आपको सिंपल सा समझाना है कि जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फिजन। आगे चल के आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये बदल जाता है किसमें, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बदल जाता है किसमें, भ्रूणपोष में। ठीक, भ्रूणपोष में। और आपने देखा था कि जो पहला नरयुग्मक था, पहला नरयुग्मक तो अंडकोशिका के साथ मिल जाता है जो कि निषेचन कर लेता है, जिस क्रिया को हम निषेचन बोलते थे। तो पहला नरयुग्मक जो है जब किसके साथ मिलता था, अंडकोशिका के साथ, तो इस क्रिया को हमने निषेचन बोला। तो निषेचन के बाद यहां पे क्या बन गया, जाइगोट बन जाता है। ठीक, तो पहला नरयुग्मक आया, यहां पे क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। इस प्रकार से ये जाइगोट बन गया। और जब हमारा दूसरा नरयुग्मक आया तो ये यहां पे क्रिया किया और एक त्रिगुणित संरचना बन गई, ये एक त्रिगुणित संरचना बना गई। इस त्रिगुणित संरचना को हमने क्या बोला, इस त्रिगुणित संरचना को हमने क्या बोला, PEN, प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो आगे चल के क्या होता है, ये जाइगोट आपका बदल जाएगा किसमें, एम्ब्रियो में बदल जाएगा। जाइगोट आपका किसमें बदल जाएगा, ये एम्ब्रियो में बदल जाएगा यानी कि भ्रूण में बदल जाएगा। और ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा भ्रूणपोष में। किसमें, भ्रूणपोष में, यानी कि एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एंडोस्पर्म में, यानी भ्रूणपोष में। और भ्रूणपोष का काम क्या है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो बस आपको त्रिसंलयन में केवल इतना याद रखना है कि जब हमारा दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करता है तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इस क्रिया को हम बोलते हैं त्रिसंलयन, या हम कह सकते हैं इसको ट्रिपल फिजन। चलिए, इसका भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्रीय प्रद्रव्य में प्रमुख संगठक क्या है। शुक्रीय प्रद्रव्य का मतलब है कि शुक्राशय से निकलने वाला जो द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल द्रव या सेमिनल प्लाज्मा आप कह सकते हैं। तो शुक्रीय द्रव जो होता है, शुक्राशय से निकलने वाला जो द्रव होता है या जो सेमिनल द्रव होता है, उसके प्रमुख संगठक कौन कौन से, मतलब उसके अंदर किसकी किसकी मात्रा जो है विद्यमान होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। तो जो हमारा शुक्रीय प्रद्रव्य होता है, मतलब सेमिनल प्लाज्मा जो होती है, इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर यानी शुक्रीय द्रव के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में तो आपको फ्रक्टोज दिखाई देगा। ठीक, इसके अलावा आपको दिखाई देगा क्या, कैल्शियम। क्या दिखाई देगा, कैल्शियम की मात्रा होती है इसमें। और इसके अलावा एंजाइम की मात्रा भी भरपूर होती है। तो जो सेमिनल द्रव होता है या सेमिनल प्लाज्मा होता है, इसके अंदर आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती है, जिसमें से एंजाइम हो गया आपका,
तो आपका कैल्शियम हो गया और इसके अलावा आपका क्या हो गया, इसके अलावा आपका हो गया ये फ्रक्टोज। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो कि सुक्रिय प्रद्रव्य के अंदर विद्यमान होते हैं। ठीक, यानी आपके तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सेमिनल द्रव के अंदर उपस्थित होते हैं, एंजाइम, कैल्शियम और इसके अलावा आपका हो गया वन ऑफ मोस्ट फ्रक्टोज। तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वृषण के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है आपको, यानी टेस्टिस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि वृषण के कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो वृषण के इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान में रखना है। पहला जो मेन वर्क होता है वो होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या करना, तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, तो वृषण की सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर होता है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करना पहला काम होता है किसका, ये काम होता है टेस्टिस का, यानी कि वृषण का। तो वृषण या टेस्टिस का पहला इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है नर लिंग हार्मोन्स का स्रावण। किसका स्रावण करना, नर लिंग हार्मोन्स, मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो नर लिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन, तो नर लिंग हार्मोन्स का स्रावण, ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, ये टेस्टिस का मेन वर्क होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर लिंग हार्मोन्स का स्रावण करना। तो नर लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है नर लिंग हार्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये जो है एक इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन्स होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है। पूरी मेल की सेकेंडरी जो भी द्वितीयक लक्षण होते हैं इस पर कंट्रोल कौन करता है, इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का कंट्रोल या नियंत्रण होता है। ठीक, तो वृषण के दो इंपॉर्टेंट काम आपको याद रखना है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, वृषण की सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर, यानी कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर। इसके अलावा आपको दूसरा इंपॉर्टेंट काम याद रखना है नर लिंग हार्मोन्स, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन भी किस कोशिका से होता है, हमने आपको बताया था। तो इसका सिक्रेशन होता है लीडिंग कोशिकाओं से, या जिसको आप अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। तो वृषण के अंदर भी अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है जिसके द्वारा ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन है वृषण या टेस्टिस के, जिनको आपको तैयार कर लेना है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंड जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्सों के नाम लिखिए। अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो oogenesis की प्रक्रिया होती है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और इस क्रिया को नियंत्रित करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्सों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो होता है LH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, एक है हमारा LH हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स होता है, LH हार्मोन्स हमारा, LH हार्मोन्स हमारा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, और जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो होता है हमारा FSH हार्मोन्स। दूसरा हमारा है FSH हार्मोन्स। FSH का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का मतलब है कि ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्सों के नाम आपको लिखना है, LH हार्मोन्स जिसका कि पूरा नाम आप लिख सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा है हमारा FSH हार्मोन्स यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको हम प्रेरक पुटिका हार्मोन्स भी हिंदी में कह सकते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि अंड जनन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए शुक्र जनन की क्रिया को आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्र जनन की प्रक्रिया को कौन कौन से जो हार्मोन्स है वो नियंत्रित करते हैं, तो सेम आपका यही आंसर हो जाएगा, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स। ठीक, दोनों क्वेश्चन का आपका सेम आंसर है, चाहे आपसे अंड जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्स पूछे या आपसे शुक्र जनन की क्रिया में शामिल हार्मोन्स पूछे, दोनों में यही हार्मोन्स दोनों काम करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्परिवर्तन को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि जीवों के अंदर जो अनुवांशिक गुण होते हैं या उनके अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक गुणों में या अनुवांशिक पदार्थों में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाता है, और अचानक से आए इसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो जीवों के शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं उनमें अचानक अगर मान लीजिए कोई परिवर्तन आता है, जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जीवों की कोशिकाओं के अंदर, उनमें अचानक अगर कोई परिवर्तन आता है तो इस परिवर्तन को हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो अगर म्यूटेशन मान लीजिए किसी कायिक कोशिका के अंदर हो रहा है, किसी वेजिटेटिव सेल के अंदर हो रहा है, तो ये वंशागत नहीं होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचेगी ये उत्परिवर्तन। लेकिन अगर मान लीजिए जनन कोशिकाओं के अंदर उत्परिवर्तन हो रहा है, किसके अंदर, जनन कोशिकाओं के अंदर अगर उत्परिवर्तन हो रहा है,
तब आपको ऐसी सिचुएशन में याद रखना है कि जनन कोशिकाओं के अंदर अगर कोई उत्परिवर्तन होता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये उत्परिवर्तन जो है जाते हैं, क्योंकि जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन जो है वंशागत होता है। कैसा होता है? वंशागत होता है। यानी वंशानुगत का मतलब क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ये उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी कायिक कोशिका के अंदर हो रहा है तो कायिक कोशिका के अंदर मान लीजिए अगर उत्परिवर्तन होता है तो ये वंशानुगत प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति तक सीमित रहेंगे, अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे। तो आपको सिंपल से याद रखना है उत्परिवर्तन क्या है। तो जीवों के आनुवांशिक पदार्थों में या जीवों के जीनों में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जो है आपका वंशानुगत भी हो सकता है और अवंशानुगत भी हो सकता है। अगर उत्परिवर्तन आपका कायिक कोशिकाओं के अंदर हुआ है तो वो वंशानुगत नहीं होता है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी जनन कोशिकाओं के अंदर ये परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसफर होते रहते हैं। तो चलिए उत्परिवर्तन किसे कहते हैं इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक हमारा और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा हुआ है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी कोशिका एवं टी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो इनको हम बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा आपको समझना है, जो हमारी WBC होती है, कौन सी? जो हमारे शरीर के अंदर WBC होती है, इस WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स सेल भी कहते हैं। ठीक, तो WBC जो होती है हमारे ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं या 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो जो हमारी WBC होती है यानी जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती है, इस WBC के अंदर आप देखेंगे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं। ठीक, तो ये लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक, लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि जो हमारी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है ये शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे कि जो एंटीबॉडी या आप देखेंगे शरीर के अंदर जो भी प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, ये इम्यून सिस्टम या जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण होता है ये किसके अंतर्गत होता है? तो WBC के अंदर ही होता है। और WBC के अंदर ये दोनों कोशिकाएं जो होती है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है, ये दोनों कोशिकाएं आप देखेंगे क्या करती है? विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। तो आपको सिंपल सा समझना है कि जो हमारी WBC होती है यानी जो हमारी श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करती हैं। मतलब इम्यून सिस्टम मजबूत करने का अगर कोई काम करता है बॉडी के अंदर तो WBC करती है। इसीलिए WBC को हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम भी आपको हमने बताया था, इसको हम बोलते हैं वीर सिपाही। क्या बोलते हैं? वीर सिपाही, क्योंकि एक सिपाही की बात ये हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक, तो WBC के अंदर जो है आपको देखना है कि प्रतिरक्षा तंत्र बनाने वाली कई प्रकार की कोशिकाएं होती है। इनके अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है और लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी बी कोशिका और दूसरी होती है आपकी टी कोशिका, जिनको आप बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो दोनों कोशिकाएं होती है इनका जो डेवलपमेंट या निर्माण होता है जब ये भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं, तो भ्रूणीय अवस्था में जो इनका निर्माण होता है वो लीवर की कोशिकाओं के अंदर होता है। और जब ये वयस्क अवस्था में आ जाते हैं तो वयस्क अवस्था में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो बड़ी हड्डियों के बीच में उपस्थित जो अस्थिमज्जा होती है या बोन मैरो होती है, यहां पर इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो ये दोनों कोशिकाओं के आपको कार्य भी याद रखना है। जो हमारी टी कोशिकाएं होती है यानी जो टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में अहम भूमिका निभाती है, शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाती है। जबकि आपकी जो बी कोशिकाएं होती है, ये जो बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती है ये एंटीबॉडी को डेवलप करती हैं। और आपको पता है कि जैसे ही कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है या कोई भी रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे WBC की जो एंटीबॉडी है ये एक्टिव हो जाती हैं और उन्हें नष्ट करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है, तो बता देना है कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली लिम्फोसाइट की 2 कोशिकाएं होती है, बी कोशिका और टी कोशिका, जो कि WBC के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है और प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में भी हेल्प करती है।
तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2 और 3 अंकों वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले भी हमने 2 अंकों वाले कई सारे क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर का अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9685 29 91 49। ठीक, ये आपका लिखा भी है ऊपर 9685 29 91 49। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स लेना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।